अगर आप बोलते हैं तो बोलिए, लेकिन हमारे मुताबिक बोलिए। जैसा हम चाहते हैं वैसा बोलिए, हमारी हां में हां मिलाइए। अगर इस देश में संविधान न होता, हमारे हाथ में कलम और किताब न होती, तो आज हम यहाँ इतने अच्छे कपड़े पहनकर इतने शानदार कार्यक्रम को यहाँ आयोजित नहीं कर पा रहे होते। इसलिए हम शिक्षा की बात करने आपके बीच में आए। इस देश में क्रांति किस लिए हो रही थी कि स्कूल खुले, कलम और किताब बच्चों को मिले, ताकि वो समझदारी से पैदा कर सकें अपनी चेतना कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो स्कूल खुले हैं, उन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बताओ महाराष्ट्र वालों, आपके यहाँ सरकारी स्कूल बंद हुए कि नहीं? और वहां भी रह करके जय भीम बोला करिए। हाकिम शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये है कि आगाज कोई और करे। जब आपकी हुकूमत नहीं होगी तो आप क्या बचाओगे अपना परिवार? इसलिए जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। बोलना तो पड़ेगा, और बोलना उस वक्त सबसे जरूरी बन जाता है जिस वक्त बोलने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप बोलते हैं तो बोलिए, लेकिन हमारे मुताबिक बोलिए। जैसा हम चाहते हैं वैसा बोलिए, हमारी हां में हां मिलाइए। बुद्ध की बात मत करिए, अहिंसा की बात फिर होने लगेगी। फिर हिंसा के दाम पर नफरत का व्यापार कैसे होगा कि बटोगे तो कटोगे। आपके यहां बुद्ध का विचार चल रहा है और हमारे यहां नारा चल रहा है बटोगे तो कटोगे। अब आप सोचिए, एक ही देश है और कैसे वहां पर कुछ और विचार में जी रहा है, आज यहां पर कुछ और विचार में जी रहा है। यहां हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोफेसर की डायरी दी है, यहां पर पुस्तक में लगाया हुआ है। आप चाहेंगे तो वो किताब पढ़िएगा, मराठी में भी है। और अभी रणजीत साहब ने वो मुझे बताया भी कि यहाँ के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने जब तुम्हारी किताब के बारे में लिखा कि एक बार वो किताब ली और पढ़ते चले गए, मराठी में थी, तो उन्होंने ये दिलचस्पी दिखाई। मैंने उस किताब में यही लिखा है कि जिस कलम और किताब से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे लोग पढ़ लिख करके आज यहां पर पहुंचे, इतने ताकतवर हुए। अगर इस देश में संविधान न होता तो बंबई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सुरेश माने साहब इतने बड़े स्कॉलर बन करके समाज के बीच अब अपनी नौकरी छोड़ करके अपना काम नहीं कर रहे होते। अगर इस देश में संविधान न होता तो इतने वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रणजीत मेश्राम साहब हो, या आज जिनकी आवाज दबाई जा रही हो, ऐसे वक्त में पूरे इंडिया की आवाज बनकर के बुलंदी से पत्रकारिता करने वाले हमारे मित्र अमन कांबले हो, या इस मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं और आप सामने जितने लोग हैं, अगर इस देश में संविधान न होता, हमारे हाथ में कलम और किताब न होती, तो आज हम यहाँ इतने अच्छे कपड़े पहनकर इतने शानदार कार्यक्रम को यहाँ आयोजित नहीं कर पा रहे होते। इसलिए हम शिक्षा की बात करने आपके बीच में आए। 1850 इस देश में क्रांति किस लिए हो रही थी कि स्कूल खुले, कलम और किताब बच्चों को मिले, ताकि वो समझदारी से पैदा कर सकें अपनी चेतना कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो स्कूल खुले हैं, उन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बताओ महाराष्ट्र वालों, आपके यहाँ सरकारी स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए? हुए हैं ना? मैं आया तो मुझे पता चला कि हजारों की संख्या में आपके सरकारी स्कूल बंद हो गए, और प्राइवेट स्कूल जहां खुले हैं, जिसकी जेब में पैसा होगा वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगा, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। उत्तर भारत में आइए, हमारे उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने के लिए फरमान आया। इट्स कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। उसी शिक्षा नीति को मैंने अपने प्रोफेसर की डायरी में लिखा। फीस महंगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ गया, तो सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी।
इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी। 90 के बाद तो ये पहली बार ऑर्गेनाइज्ड। अभी माने साहब आते समय रास्ते में कहानी सुना रहे थे कि हमारे माँ और पिता दोनों इलिटरेट थे और मैं बंबई यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट का HOD तक पहुंचा। 24 बच्चों को अकेले हमने PhD कराई है। इतने स्कॉलर थे कि आज भी नौकरी के लिए लेटर आता रहता है। तो ये शिक्षा के दम पर हुआ। मेश्राम साहब यहां बैठे हुए हैं तो अपनी कलम से, अपनी पत्रकारिता से, अपने ज्ञान से अपना लोहा मनवाया। कांबले साहब विपरीत परिस्थितियों में आवाज इंडिया चला रहे हैं। और हम अगर इस देश में संविधान और बाबा साहब का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो यूपी के आजमगढ़ के किसी गांव में हम भी गाय भैंस चरा रहे होते। लेकिन आज यहां पहुंचे हैं तो मंडल कमीशन और भारत के संविधान की वजह से पहुंचे हैं। ये बात हम कहते हैं और इसीलिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ द बैच, API स्कोर में 100 में 96 था। अब तो साल भर हो गया नौकरी से निकाले जाने के बाद। जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठे तो उन्होंने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की बात करता है, ये RSS का विरोधी है। मैंने कहा कि नौकरी पाने और प्रोफेसर पाने के लिए कहीं नहीं लिखा है कि आप RSS की शाखा में जाओ। इसलिए अगर ये शर्त होगी तो ऐसी नौकरी को ठुकराना मेरे लिए वाजिब होगा। इसीलिए मैंने अपनी किताब में, प्रोफेसर की डायरी में लिखा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। आज वो लोग चाहते हैं कि अगर आप जी हजूरी करेंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे। अगर आप पैंथर भी हों, महाराष्ट्र के लोगों इशारे में समझना, नाम किसी का नहीं लूंगा, अगर आप पैंथर भी हों और हमारी तरफ आ जाइए तो मंत्री बना देंगे। बिना विधायक सांसद के भी आप मंत्री बने रहेंगे और वहां भी रह करके जय भीम बोला करिए। मैं अभी मेश्राम साहब से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर को अपनी दीक्षा के लिए क्यों चुना था। पहले भी मैंने पढ़ा, समझा और कहा कि इसको नागपुर के करीब पहुंचूंगा तभी बोलूंगा मंच से और ये बात लोगों तक जाए। जिस समय बाबा साहब अंबेडकर ने मुंबई की तरफ चुना था, बाद में यहां पर आए तो वही दो बातें जो मुझे पता थी मेश्राम साहब ने उसे पुख्ता की। एक तो ये नागपुर नागवंशी परंपरा का, हमारे शासकों का, इतिहास का एक बड़ा केंद्र रहा और दूसरा कि नागपुर उस विचारधारा का भी केंद्र था जिसको बाबा साहब अंबेडकर इस देश और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। इसलिए उन्होंने नागपुर उनके छाती पर चढ़ करके वहीं पर अपनी दीक्षा ली और आपको हमको एक अधूरा मिशन सौंप कर गए कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक पहुंचाया हूं, इसे रुकने मत देना, आगे ले जाना। आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना। आज हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में कोई अंबेडकर हो, कांशीराम हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी घर में हो। हमारा बच्चा तो अच्छी जगह नौकरी करे, अच्छी शादी विवाह हो, अच्छा घर बनवा ले, यहाँ लाखानदूर में भी एक घर रहे, एक घर नागपुर में रहे और अगर अच्छी नौकरी रहे तो दिल्ली में भी एक घर बनवा ले। और समाज की चिंता कौन करे? पड़ोसी करे। हाकिमे शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। समझ पाए? अपने घर से कुर्बानी न देनी पड़े। मैं भी जानता हूं कि मैं नौकरी में था, उसके बाद नौकरी चली गई। मेरे घर वाले आज भी कहते हैं कि चुपचाप अगर रहे होते तो नौकरी करते, 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह होती। मैं सोचता हूं कि इतने 10,000 प्रोफेसर वहां हैं, किसी को कोई नहीं जानता, मुझे मेरा समाज जानता पहचानता तो है, मुझे सम्मान और इज्जत तो देता है। इसलिए जो भी लड़ने वाला हो, मेरी गुजारिश है उसे अकेला मत पड़ने देना। और मैं आपसे छोटा हूं, मंच पर जितने लोग बैठे हैं उनसे उम्र में छोटा हूं। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतना उम्र संघर्षों में देने वाले लोग यहां बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, हमने नाक लंबी कर दी और दिल छोटा कर लिया है। अब हमारे दिल में अपने भाई के लिए भी जगह नहीं बची। ओबीसी से लड़ रहा है, SC से लड़ रहा है और जो नहीं लड़ रहा है उसके लड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जा रहा है। बांट दो, आरक्षण को बांट दो। और आप अपना आरक्षण दिया हुआ जो है वो नहीं बचा पा रहे। ओबीसी जाति जनगणना नहीं करा पा रहे। लेटरल एंट्री आ गई,
एनएफएस आ गया और आपका वोट तो ऐसे लूट लिया जा रहा है कि सरकारें आपके सीने पर चढ़कर दूसरे की बन जा रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। जब आपकी हुकूमत नहीं होगी तो आप क्या बचाओगे अपना परिवार? इसलिए जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए।